अब जो हुआ सो हुआ माया। तुझे खुद को और अपने परिवार को संभालना है। जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन अपने पीछे बड़ी जिम्मेदारियां छोड़ जाते हैं। वही तो दीदी, अभी तो मेरे राहुल के खेलने खाने के दिन थे, क्या ही उम्र है उसकी, लेकिन अभी इतनी सी उम्र में इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई। अभी तो उसकी शादी को कितना ही टाइम हुआ है। इतना कहकर माया जी फूट फूट कर रोने लगती है। पास में बैठी उनकी जेठानी आशा जी उनको शांत करवाती है। रो मत माया, मैं हूं ना तुम सबका ख्याल रखने के लिए। वहीं पास में बैठे राहुल की आंखें भी नम हो जाती है। देखो अब राहुल को भी रुलाओगी क्या? देखो देखो वो कितना मायूस बैठा है। अरे लाखों में एक है हमारा राहुल। ऐसे लड़के बड़े नसीब वालों को मिलते हैं। हाँ हाँ, हमें पता है राहुल कितना अच्छा लड़का है, हम सब जानते हैं उसे, लेकिन अब अपनी जिम्मेदारियों को निभाए तब तो हम जाने। अचानक पीछे से आती हुई आवाज को सुनकर सब पलट कर देखते हैं तो माया जी की परम सहेलियां गीतू, नीलू और पिंकी दरवाजे पर खड़ी थी। हाय माया, ये सब क्या हो गया? जैसे ही हमें पता चला हम अपने अपने मायके से ट्रेन पकड़कर वापस चले आए। वही तो, अचानक से क्या हो गया, अब होने को कौन टाल सकता है। आइए आंटी जी, अंदर आइए। आप लोग ऐसे दरवाजे पर कब तक खड़ी रहेंगी? मैं और आंटी कहाँ से लग रही हूँ आंटी तुमको? गीतू अपने बाल हवा में झटकते हुए अंदर आ जाती है। नीलू और पिंकी भी गीतू के पीछे किसी सेक्रेटरी की तरफ फॉलो करते हुए चलने लगती है। तो ये है शर्मा जी का छोटा सा परिवार। शर्मा जी दिल के बड़े ही नेक इंसान थे। उन्होंने अपने जीवन में पैसे से ज्यादा व्यवहार और इज्जत कमाई, और बस यही सारे गुण उनके बेटे राहुल में ज्यों के त्यों आ गए। शर्मा जी ने अपने बेटे राहुल के लिए बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रखे थे। अभी कुछ सालों पहले उसकी शादी भी बड़े धूमधाम से की थी, लेकिन कहते हैं ना, समय बलवान होता है। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि एक दिन अचानक से शर्मा जी का बुलावा आ गया। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन माया जी अपने आंगन में बैठे बैठे नाम जप कर रही थी और रुचि रसोई में अपने सारे काम जल्दी जल्दी समेट रही थी। राहुल ने भी आज कुछ जरूरी काम होने के कारण वर्क फ्रॉम होम ले रखा था कि तभी अचानक दरवाजे पर घंटी बजती है। अरे रुचि, देखो तो जरा कौन आया है। जी अभी देखती हूँ। रुचि जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने माया जी की खास सहेलियां गीतू, नीलू और पिंकी खड़े थे। आय हाय, आज तो बहू रानी ने दरवाजा खोला है। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी सुनकर गीतू मुंह फुलाकर अंदर चली जाती है। मैं तो नहीं हूँ आंटी जी, तुम दोनों को सुनना है तो सुनो आंटी जी। माया, माया कहाँ हो? माया जी अपने नाम जब से उठकर आती हैं। हाँ मैं यहाँ हूँ गीतू, तुम लोग इधर आ जाओ। अरे माया, ये तूने अपना क्या हाल बना लिया है? तुम्हारा बेटा तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखता क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पिंकी। तुम्हारे कहने से हम थोड़ी ना मान लेंगे, कैसी बात है। देखो, मैं अब किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखती। अब मेरे पति ही चले गए, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। अरे मैं अभी तुम्हारे बेटे राहुल से बात करती हूँ। तब तक रुचि सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। आप लोग सब चाय लीजिए। अरे ये दूध वाली चाय कौन पीता है आजकल, मैं तो बस ग्रीन टी लेती हूँ। जी ठीक है, मैं अभी वो बना देती हूँ आपके लिए। इतना कहकर रुचि ग्रीन टी बनाने चली जाती है और बाकी सबकी बातों का दौर चलता रहता है। हमने कह दिया है माया, अगली बार आए तो ऐसे नहीं रहना है, अच्छे से रहना है। और हाँ, इतनी देर बैठे जो मेन बात पूछने आए थे वही भूल गए, क्यों गीतू? अरे हाँ, हमारी जो 2 किट्टी चल रही थी ना, वो भी तुमने बंद कर दी। अभी तक तो मैंने उनसे कह दिया कि ऐसी परेशानी है, लेकिन अब अगले महीने से आना है। अरे नहीं नहीं, अब हमसे इतने पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अब उनको बंद ही रहने दो। जो हिसाब किताब होगा एक बार टाइम निकाल कर हम कर लेंगे। ऐसे सोचना भी मत, तुम समझी ना? अरे जवान बेटा है तुम्हारा, बाप के जाने के बाद खर्चा नहीं देगा क्या? अपनी माँ का ख्याल नहीं रखेगा क्या? है, बताओ जरा। माया और उसकी सहेलियों के बीच चल रही ये सारी बातचीत बराबर राहुल के कानों में जा रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि शायद मम्मी को अब पापा के जाने के बाद कुछ खालीपन सा लगता है। अब मन की कुछ ऐसी बातें हैं जो वो हमसे कह नहीं पाती शायद। अगले ही दिन शाम का समय था। राहुल ऑफिस से आया और बड़ा ही खुश नजर आ रहा था। क्या बात है बिट्टू, बड़ा ही खुश नजर आ रहा है। खुशी की बात तो है माँ, आप सुनोगी तो आपकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तभी रुचि चाय लेकर आती है। अच्छा बेटा, फिर तो जल्दी से बता, ऐसे भी क्या खुशी की बात है? तेरे पापा के जाने के बाद तो कुछ अच्छा सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। ये लो माँ, एटीएम कार्ड। है? ये किस चीज का एटीएम कार्ड है बेटा? आप भी कमाल करती हो। एटीएम कार्ड किस चीज का होता है? बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड है। आज ही बैंक मैनेजर का मेरे पास फोन आया और उन्होंने पापा की जॉब के थ्रू आपके लिए पेंशन अकाउंट खोला है।
तो अब हर महीने आपके अकाउंट में 20,000 रुपये आएंगे। ये सुनकर माया जी की आंखें खुशी से चमक उठती है। क्या सच में हर महीने मेरे अकाउंट में 20,000 आया करेंगे? हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपको मेरे ऊपर भी डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा हाथ कहाँ है बेटा, हाथ चूमने दे। माँ, मेरे हाथ नहीं, आपको तो पापा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इस तरह प्लानिंग कर रखी थी कि उनके जाने के बाद भी आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। आप अपना जीवन हमेशा स्वाभिमान के साथ जियो, और बाकी मैं आपको हर महीने मेरी हैसियत के हिसाब से 2,000 रुपये दिया करूंगा। वाकई तेरे पिताजी का तो मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम ही है राहुल। अब हर महीने की 1 तारीख को माया जी के अकाउंट में 20,000 रुपये आने लगते हैं। अब माया जी को पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनके बेटे बहू भी उनका बहुत ध्यान रखते थे। अब माया जी ने अपनी दोनों किटी पार्टी फिर से ज्वाइन कर ली थी, इसलिए सहेलियों से उनका मेल मिलाप भी चलता रहता था। फिर एक दिन माया जी शाम के समय अपनी तीनों सहेलियों को फोन करके बुलाती हैं। अरे आज आ जाओ तुम तीनों, बड़े ही दिनों से संग बैठकर चाय नहीं पी है। थोड़ी देर में तीनों तितलियों के जैसे ऐसे उड़कर आती है कि बस जैसे वो आने के लिए तैयार ही बैठी थी। तीनों अपने लटके झटके दिखाते हुए माया जी के घर आती हैं। हाँ बताओ माया, आज कैसे याद किया? क्यों, अब तुम तीनों को याद करने के लिए मुझे कुछ बहाना चाहिए क्या? अरे बस मान किया और बुला लिया। तुम भी ना आजकल पूरे रुबाब में हो माया। मैंने तो इसलिए पूछा कि अभी 4 दिन पहले ही तो किटी पार्टी में मिले थे। अरे हाँ, ये तो पूछना ही भूल गई कि तुमने अचानक से किटी शुरू कर दी। क्या हुआ, बेटे ने पैसे दिए तुम्हें? अरे मेरे पतिदेव बड़े ही दूर की सोच रखते हैं, उन्हें मेरी हरदम बड़ी ही फिक्र रहती थी। आज उनके जाने के बाद मुझे उनकी जॉब के बदले पेंशन मिल रही है। हर महीने 20,000 रुपये आते हैं। अब माया को किस बात की कमी। ये सुनकर तीनों सहेलियों की आंखें चमक उठती है और तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगती है। अच्छा ऐसी बात है, ये तो बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बता दे रही हूँ कि ये बात अपने बेटे बहू को नहीं बताना कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। अपने पैसे को दबा कर रखना। अच्छा, लेकिन बेटे को तो पता है क्योंकि उसी ने ATM कार्ड ला कर दिया है। दिया है तो ठीक है, लेकिन अभी उसे वापस नहीं देना, और पासवर्ड कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं बताना है, वरना तुमको हवा भी नहीं लगेगी और कब तुम्हारे अकाउंट से पैसे गायब हो जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो क्या गलत बोल रहे हैं हम लोग? तभी रुचि सबके लिए पानी लेकर आती है। रुचि को आता देख नीलू सबको चुप रहने का इशारा कर देती है, लेकिन रुचि ये सब देख लेती है। आओ आओ बहू रानी, क्या लाई आज तुम? जी आप सबके लिए पानी है। पानी? अरे इतनी अच्छी सास मिली है, तुमसे 1 पैसा नहीं लेती बल्कि उल्टा तुम लोगों पर खर्च कर देती है। और बहू देखो कितनी होशियार है, सास की सहेलियों के लिए आधे घंटे में पानी लेकर आ गई। नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। अभी आप लोगों को आए हुए 15 मिनट ही तो हुए हैं, और वो गुड्डू जरा जिद कर रहा था तो उसकी बात सुनने लगी थी। बहू जवाब तो तुम बड़े ही फटाफट देती हो। जब सास के हाथ में पूरी सत्ता है तब ये हाल है। अगर तुम्हारे ससुर जी इनके लिए कुछ करके नहीं जाते तो पता नहीं क्या होता। रुचि को ये सब सुनकर बड़ा बुरा लगता है, लेकिन इन सब से ज्यादा बुरा उसको इस बात का लग रहा था कि उसकी सास माया जी इन सब बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अपनी आंखों में आंसू छुपाए बिना एक शब्द कहे रुचि वहां से उठकर चली जाती है। ये पूरा वाकया रुचि रात को रूम में अपने पति राहुल को बताती है। राहुल, आज पता है क्या हुआ? आज मम्मी जी की वो 3 तितलियां आई थी। ये सुनकर राहुल जोर जोर से हंसने लगता है। तुम मेरा रुचि बड़े कमाल की बातें करती हो। राहुल, तुमको हंसी आ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। रुचि को ऐसे रोता देखकर राहुल चौंक जाता है। अरे रुचि क्या हुआ, रो क्यों रही हो? ऐसी भी क्या बात होगी? अरे तुम तो मेरी स्ट्रांग लेडी हो यार, तुम अगर ऐसे रोगी तो फिर मुझे कौन संभालेगा। पहले रोना बंद करो और मुझे पूरी बात बताओ कि आखिर क्या हुआ है। फिर रुचि राहुल को पूरी बात बताती है, और पूरी बात सुनने के बाद राहुल का चेहरा मुरझा सा जाता है। अरे कोई बात नहीं रुचि, घर परिवार के बीच ये सब बातें होती रहती है। तुम ना बिल्कुल भी इन सब बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारी यही बात तो सबसे ज्यादा पसंद है कि तुम बाकी की औरतों की तरह फालतू की बातों में नहीं पड़ती। एकदम सुलझे विचारों वाली बीवी मिली है मुझे। इतना कहकर राहुल रुचि को अपने गले लगा लेता है, और रुचि भी राहुल की बाहों में महफूज हो जाती है। कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन अब हर बीतते दिन के साथ माया जी के रंग ढंग ही बदल गए थे। वो अब हर बात में अपने बेटे बहू को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अरे राहुल, तो आज फिर मेरे लिए कीवी और स्ट्रॉबेरी नहीं लाया? पिछले 2-3 दिनों से कह रही हूँ, कितनी कमजोरी आ रही है मुझे।
मम्मी वो मंडी गया था, लेकिन अच्छे कीवी और स्ट्रॉबेरी मुझे नहीं मिले। जैसे मिलेंगे ना तो मैं ले आऊंगा। तो मंडी जाना है क्यों है भाई? तू मेरे लिए वो करते है पिंकिट क्या होता है? मम्मी उस पर हर चीज के दाम बढ़े हुए मिलते हैं, खास तौर से ये फल तो बड़े ही महंगे आ रहे हैं। अब आई ना दिल की बात जुबान पर। अब तुझे माही बोझ लगने लगी है ना? अच्छा किया तेरे पापा ने जो मेरे लिए अपनी पेंशन छोड़ गए, नहीं तो तुम दोनों तो मुझे 2 रोटी तक के लिए तरसा देते। सही कहती है मेरी गीतू, नीलू और पिंकी। लो पकड़ो ये 1000 रुपये, और कल मेरे लिए कीवी और स्ट्रॉबेरी के साथ कुछ और भी फल ले आना। और हाँ, पैसे कम पड़े तो बता देना, मुझे नहीं चाहिए कोई एहसान। ये सुनकर राहुल का चेहरा उदास हो जाता है। वो कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर एक दिन राहुल सुबह सुबह घर पर होता है। राहुल और रुचि दोनों आपस में धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं। अरे आप पूछ कर तो देखो मम्मी जी से, मुझे पता है वो हमें ऐसे समय पर निराश नहीं करेंगी। नहीं यार रुचि, मम्मी से पूछने की मुझे हिम्मत नहीं है। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया ना तो फिर मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। अरे आप पूछ कर देखो तो सही। वो देखो मम्मी जी भी आ गई। क्या हुआ जो सुबह सुबह तुम लोग मम्मी जी के नाम की माला लगा रहे हो? वो मम्मी जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो बोलो ना, क्या हुआ? इसके मुंह में क्या ताला लगा है? वो मम्मी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। गुड्डू के स्कूल की फीस भरनी है और मेरी जॉब का भी कुछ महीनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए आप अगर कुछ हेल्प कर देती तो मैं आपको 1 महीने के अंदर ही लौटा दूंगा। क्या बात है मेरे राजकुमार, क्या एक्टिंग की है तुमने। अरे तुम्हारे सामने तो पृथ्वीराज कपूर भी शर्मा जाए है। मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो अब उंगली टेढ़ी करने चले हो। वो तो भला हो मेरी सहेलियों का, सब कुछ मुझे पहले से बता दिया था। देखो मैंने पहले ही कहा था, तुम दोनों मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, अपने परिवार को खुद पालो। मैं इस उम्र में जब तुम पर डिपेंड नहीं हूं तो तुम दोनों इस बूढ़ी पर कैसे चढ़े जा रहे हो? राहुल और रुचि की जुबान पर आज फिर से ताला लगा था। आखिर जवाब देते तो किसे देते, लेकिन थोड़ी देर में घर की डोरबेल बजती है। बहू जाकर देख दरवाजे पर कौन है। मुझे लगता है विनोद सुनार के यहाँ से आदमी आया होगा। रुचि जाकर दरवाजा खोलती है तो वही था। जी मेरा नाम बंटी है, मुझे विनोद सुनार जी ने भेजा है। वो माया आंटी जी कहाँ है? अरे इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। लो जी आंटी, ये रहे आपके हाथों के कंगन, और बाकी का आप पसंद कर लो, आपको क्या क्या बनवाना है। माया जी कंगन को उलट पलट कर देखती है। कंगन तो विनोद सुनार ने बड़े ही अच्छे बनवाए लेकिन पैसे भी बड़े अच्छे हैं साथ में। ला और सामान दिखा। माया जी बाकी की और भी चीजें पसंद करके ऑर्डर कर देती है। लो जी, ये रहे पूरे 2 लाख तुम्हारे। कंगन का हिसाब, बाकी का हिसाब चीज बन जाने के बाद। मेरे पति के खून पसीने की कमाई है ये, पूरी जिंदगी जॉब की तब मेरे सारे सपने पूरे किए। अब जाने के बाद भी मैं किसी के एहसान तले नहीं हूँ। धीरे धीरे राहुल और रुचि की माली हालत बड़ी खराब होने लगती है, लेकिन माया जी उनकी मदद करने की बजाय उल्टा हमेशा ताना दिया करती थी। फिर एक दिन माया जी अपने एटीएम से पैसे निकालने जाती है, लेकिन एटीएम से पैसे निकलते नहीं। वो निराश होकर घर लौट रही होती है, तभी उनको उनकी सहेलियां मिल जाती है। अरे माया, यहाँ कहाँ अकेले अकेले घूम रही है? अरे मैंने आज एटीएम से पैसे निकालने गई, लेकिन पैसे निकले ही नहीं। अरे कहीं तुम्हारा पासवर्ड तुम्हारे बेटे बहू को पता तो नहीं चल गया माया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर अब मैं क्या करूं? करना क्या है, अपने बेटे से पूछो, पिताजी की पेंशन क्यों नहीं आई, वही बताएगा। और ना बताए तो पूछ लेना, कहीं खा तो नहीं गए सारे पैसे तू? अरे नहीं, मैं आजकल ना उन दोनों से ज्यादा बात भी नहीं कर रही हूँ। एक काम कर, तू कल सुबह 10 बजे तैयार है ना? हम दोनों बैंक चलेंगे। बैंक जाकर पता करते हैं आखिर माजरा क्या है। तुम दोनों क्यों जाओगे अकेले? अरे हम चारों चलेंगे, और इसके बेटे ने जरा से भी गड़बड़ की ना तो ऐसा मजा चिखाएंगे कि हमेशा याद रखेगा। अगले दिन चारों सुबह सुबह बैंक पहुंचते हैं और कैशियर से सारी बात करते हैं। मैडम, मैंने कितनी बार आपको कहा, इस नाम से कोई भी पेंशन खाता हमारे बैंक में नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? मैं पिछले 2 साल से इसी खाते से हर महीने अपने 20,000 रुपए एटीएम से निकाल रही हूँ। रुकिए, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे अपनी डिटेल्स दीजिए, मैं अपने मैनेजर से बात करती हूँ। थोड़ी देर में कैशियर अपने मैनेजर से डिस्कस करके आती है और जो बताती है उसे सुनकर सबके होश ही उड़ जाते हैं। माया मैडम, आपके खाते में पूरे 2 साल से हर महीने 20,000 रुपए किसी पेंशन के नहीं आते, बल्कि आपके अकाउंट की डिटेल देखने से पता चलता है कि आपके अकाउंट में हर महीने पैसे आपका बेटा राहुल शर्मा डालता है। ये सुनकर सब ऐसे अचंभे में पड़ जाते कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है मैडम?
ये तो आप अपने बेटे से ही पूछिए कि आखिर वो हर महीने आपके अकाउंट में इतना बड़ा अमाउंट क्यों डालता है। ये सुनकर माया जी की आंखों से आंसू की धार झरझर बहने लगती है। वो सीधे घर आ जाती है। घर आकर देखती है उनकी जेठानी आशा जी भी घर पर बैठी हुई थी। अरे माया, कहाँ चली गई थी? तुम्हारे बच्चे सुबह से कितना घबरा रहे थे। बहू ने मुझे रोते हुए फोन किया ये पूछने के लिए कि कहीं तुम मेरे घर तो नहीं हो, और तुम्हारा फोन कहाँ है? माया जी कुछ नहीं बोलती। अरे बोलो ना मम्मी, क्या हुआ, आप ऐसे चुप क्यों हो? तो मेरे अकाउंट में हर महीने 20,000 रुपए क्यों डालते थे राहुल? राहुल अपना सर नीचे झुका लेता है। बोलो ना, अब चुप क्यों हो? पापा के पेंशन के सारे पैसे तुमने चुरा लिए ना? आशा जी ये सुनकर चौंक जाती है। क्या पेंशन? अरे भाई साहब की कौन सी सरकारी नौकरी थी जो हर महीने पेंशन आएगी? ये तो राहुल ही बताएगा क्या घपला किया इसने। हाँ, ताई जी बिल्कुल सही कह रही है। जब पापा की कोई सरकारी नौकरी नहीं थी तो पेंशन किस बात की? हाँ, मैंने ही आपके अकाउंट में हर महीने 20,000 रुपए डाले, जिससे आपको ये फील ना हो कि आप हमारे ऊपर निर्भर हो, आप हमारे लिए बोझ हो। लेकिन आपने अपनी इन सहेलियों के चक्कर में हमारे परिवार को आग लगा दी। माँ, पिछले 3 महीनों से मेरे पास नौकरी नहीं है, इसलिए मैं इस महीने पैसे नहीं डाल पाया और आज ये भेद खुल गया। ये सुनकर माया जी जोर जोर से रोने लगती है। उन्हें रोता देख गीतू, नीलू और पिंकी ऐसे भागते हैं कि दिन में कोई भूत दिख गया हो, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है। क्या माया, तुम भी? तुम्हें लाखों में एक बहू बेटे मिले हैं और तुम इन पागल औरतों के चक्कर में अपना परिवार बर्बाद करने चली थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी, बहुत बड़ी गलती। कोई बात नहीं मम्मी जी, देर आए दुरुस्त आए। नई नवेली दुल्हन साक्षी को घर में आए हुए कुछ ही महीने हुए थे। जब से साक्षी अपने ससुराल में आई थी तब से साक्षी को एक बात बड़ी खटक रही थी। साक्षी का पति अजीत और साक्षी के ससुर सुदर्शन जी दोनों जितने भी पैसे कमाते थे, महीने की पहली तारीख को सभी के सभी पैसे सास के पास जमा कर देते थे और फिर अपने पास जमा हुए पैसों से साक्षी की सास पूरा घर चलाती थी। साथ ही साथ पूरे महीने जिसको जो चाहिए वो खरीदने के लिए उसे उमा से पैसे मांगने पड़ते थे। यहाँ तक कि महीने के 30-35 हजार कमाने वाला अजीत ऑफिस जाने के लिए लगने वाले पेट्रोल के पैसे भी अपनी माँ के पास से मांगता था और ये बात साक्षी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन सुबह अजीत ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी, जी सुनिए ना, अगले महीने मेरा बर्थडे आ रहा है और जब से शादी हुई है तब से मैंने अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे। अब बर्थडे है तो मुझे अपने लिए नए कपड़े खरीदने हैं, इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। शॉपिंग ही करनी है ना तो माँ से पैसे ले लो, वो दे देंगी तुम्हें शॉपिंग करने के लिए पैसे। अरे नहीं नहीं, जब से शादी हुई है तब से मैं देख रही हूँ आप पूरे महीने मेहनत करते हो, सुबह उठते हो, जल्दी ऑफिस जाते हो, रात को लेट लौटते हो और पूरे महीने जितना भी कमाते हो उतना सभी का सभी माँ जी के हाथ में थमा देते हो और फिर एक बार उन्हें पैसा दे दिया, उसके बाद खुद के खर्चों के लिए, यहाँ तक कि बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए भी माँ जी से पैसे लेते हो। हर बार उनके सामने हाथ फैलाना आपको अजीब नहीं लगता? लेकिन मुझे लगता है मुझे शॉपिंग करनी है, लेकिन मुझे पैसे आपसे चाहिए, मैं माँ जी से पैसे नहीं मांगूंगी। अरे भले ही माँ के पास पैसे हैं लेकिन पैसे तो मेरे ही है ना, इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है। तुम एक काम करो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए माँ से मांग लो, मुझे यकीन है माँ तुम्हें मना नहीं करेगी। ये क्या बात हुई? इस घर में मैं आपके भरोसे आई हूँ और मुझे ऐसे किसी के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। पैसे तो मुझे आपसे ही चाहिए। पैसे तो तुम्हें माँ से ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि घर खर्च के लिए माँ को अलग, शॉपिंग के लिए तुम्हें अलग से, ऐसे दोनों को अलग अलग पैसे नहीं दे सकता। इतनी ज्यादा तो मेरी इनकम भी नहीं है। अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम माँ के पास जाओ और उन्हें बता दो कि तुम्हें शॉपिंग करनी है, कुछ पैसे चाहिए, वो तुम्हें दे देगी, मना नहीं करेगी। साक्षी को समझाकर अजीत अपने ऑफिस के बैग और टिफिन को उठाता है और घर से निकल जाता है। अजीब आदमी है, शादी के पहले की बात अलग थी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, होशियार हूँ। अब तक माँ जी बनकर बैठी थी, घर की अकाउंटेंट, ठीक था, लेकिन अब मेरे होते हुए मेरे पति के पैसों पर मेरी सास का हक क्यों होना चाहिए? असली गलती तो मेरे पति की है। जितने भी पैसे कमाता था सीधा जाकर अपनी माँ को दे देता है। ये कमाते हैं, ससुर जी भी कमाते हैं, घर खर्च के लिए इतने पैसे थोड़ी ना लगते हैं। मेरी सास तो किसी को हिसाब भी नहीं देती है। शायद आधे पैसों से घर खर्च संभालती होगी और आधे पैसे वो दबा कर रखती होगी। हाँ, ऐसा ही होता होगा। माँ जी के पास कितने गहने हैं, ऐसे ही घर खर्च के पैसे दबा दबा कर जमा किए होंगे उन्होंने। वो न जाने मेरे पति को ये बात कब समझ में आएगी। हे भगवान, काश इस घर का पूरा पैसा मेरे हाथों में आता, मैं सब कुछ अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का खरीद पाती।
यहाँ तो मुझे एक एक रुपए के लिए अपनी सास के आगे हाथ फैलाने पड़े हैं। नहीं नहीं साक्षी, ऐसे नहीं चलेगा। अपनी सास की तिजोरी अपने हाथों में लेनी ही पड़ेगी। लेकिन कैसे? खुद से बड़बड़ाते हुए साक्षी घर के कामों में लग जाती है। लेकिन घूम फिर के उसके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था कि ऐसा क्या किया जाए जिसके बाद माँ जी अपने आप घर की तिजोरी की चाबियां मेरे हाथों में दे दे। 2-3 दिन साक्षी ऐसे ही सोचती रहती है, लेकिन कुछ खास उसे समझ में नहीं आता। 4 दिनों बाद, साक्षी तुम बर्थडे की शॉपिंग करने वाली थी ना? क्या खरीद कर लाई हो तुम अपने बर्थडे के लिए? तुमने तो मुझे दिखाया भी नहीं। क्या दिखाऊं? मैंने कोई शॉपिंग नहीं की। सच कहूं तो मैं शॉपिंग पर गई ही नहीं। क्यों? तुमसे कहा तो था ना कि माँ के पास से तुम्हें शॉपिंग के लिए जितने भी पैसे चाहिए तुम ले लेना। फिर तुमने माँ के पास से पैसे लेकर शॉपिंग क्यों नहीं की? आपने जब मुझे ये बात बताई थी, तभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि माँ के पास से पैसे लेने में मुझे बड़ी शर्म आती है। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी के सामने हाथ फैलाना। एक तो हाथ फैलाओ, पैसे लो और बाद में ये खरीदा, वो खरीदा, कितने पैसे खर्च हुए, हर एक बात का घर आकर हिसाब दो। अगर तुम हिसाब माँगती तो अलग बात थी, क्योंकि उन पैसों के लिए तुम मेहनत करते हो। लेकिन माँ जी तो पैसे भी नहीं कमाती है, फिर भी घर आकर हिसाब देना पड़ता है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे और मैं शॉपिंग पर भी नहीं गई। तुम माँ को एक बार पैसे मांग कर तो देखती, वो तुम्हें क्या खरीदना है ये भी नहीं पूछेगी और तुमसे हिसाब भी नहीं मांगेगी। तुम्हें जो चाहिए वो तुम खरीद सकती हो। बस हमारे घर के पूरे पैसे माँ के पास रहते हैं और हमें जब चाहिए तब माँ पैसे दे देती है। अगर तुमने कहा कि हर महीने तुम्हें इस काम के लिए पैसे लगेंगे तो तुम्हारे मांगने से पहले माँ तुम्हारे हाथों में उस तारीख पर पैसे रख देगी। तुम एक बार माँ से पैसे मांग कर तो देख लो। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। इसकी जगह कोई और होता तो मैं अपनी कमाई पत्नी आने के बाद अपने पत्नी के हाथ में रख देता। लेकिन यह है कि अपनी पत्नी को ही अपनी माँ के सामने हाथ में लाने के लिए कह रहा है। इसे बहुत अकड़ है ना, इसकी माँ बहुत अच्छी है, कभी किसी बात के लिए मना नहीं करती। बस अब इसकी अकड़ मैं कैसे तोड़वाती हूँ ये भी देखता रहेगा। आदरणीय सासू माँ, आपको बहुत शौक है ना खुद के हाथ से लोगों के खर्चों के लिए, सॉरी सॉरी, अपनों के खर्चे के लिए खुद पैसे निकाल कर देने का। तो पैसे रेडी रखना, आपकी बहू रानी आपका पैसे उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी तक तो साक्षी को ऐसा लगता था कि घर का पूरा हिसाब किताब उसके हाथों में आ जाना चाहिए। उसके लिए उसने कितना गुस्सा किया, कई बार इच्छा होते हुए भी शॉपिंग नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि वो शॉपिंग नहीं करेगी तो उसका पति पूरी कमाई उसके हाथ में रख देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितनी बार भी महीने भर की कमाई माँ के हाथ में रखने को लेकर, पैसों को लेकर झगड़ा किया, उतनी बार अजीत ने साक्षी को यही समझाया कि तुम्हें जितना खर्च करना है तुम करो, तुम्हारी जो जो जरूरत है उन सब के लिए पैसे लो। बस कंडीशन यही थी कि वो पैसा तुम्हें माँ से लेना पड़ेगा। शुरू शुरू में झगड़ा करके साक्षी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इसलिए सीधी उंगली से जो घी नहीं निकल रहा था वो अब साक्षी ने उंगली टेढ़ी करके निकालना शुरू कर दिया था। उस दिन के बाद घर में लगातार साक्षी के पार्सल आने लगे थे। कभी पार्सल के लिए, कभी शॉपिंग के लिए, कभी किटी पार्टी के लिए, कभी पार्लर जाने के लिए, तो कभी दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए साक्षी ने अपनी सास से पैसे मांगना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक दिन, श्रीमती जी, आपने अपना चश्मा ठीक नहीं करवाया। मैंने पिछले महीने ही आपको चश्मा ठीक करने के लिए अलग से पैसे दिए थे। अरे वो मैं भूल गई थी। कल मैं मंदिर जाऊंगी ना, तब वहीं पास में चश्मे वाले की दुकान है, वहां मैं मेरा चश्मा ठीक करवा लूंगी। अभी जैसे भूल गई ना वैसे ही आप कल भी भूल जाएंगी। इससे अच्छा तो ये कि इधर दो, मैं ही आपका चश्मा ठीक करवा के देता हूँ। अरे नहीं नहीं, क्या जरूरत है, मैं करवा लूंगी। मैंने कहा ना, मैं करवा कर लाता हूँ। आप एक काम करो, आपका चश्मा मेरे पास दे दो और साथ में आपके चश्मे के लिए मैंने जो पैसे दिए थे वो भी पैसे दे दो। पैसे? क्या हुआ श्रीमती जी, ला रही हो ना पैसे? आप तो सोच में पड़ गई। क्या हुआ, पैसे घर का सामान लाने में खर्च हो गए क्या? नहीं वो, बताओ ना क्या हुआ। कल बहू ने ऑनलाइन कुछ सामान मंगाया था। अब 1 तारीख को सैलरी आएगी तो घर में पैसा आएगा ही। लेकिन कल मेरे पास उस पार्सल वाले को देने के लिए पैसे ही नहीं थे। मतलब पैसे थे लेकिन थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे। इसलिए मैंने आपने जो पैसे मुझे चश्मा ठीक करवाने के लिए दिए थे, वो पैसे मैंने उस पार्सल वाले को दे दिए थे। अरे घर में और भी पैसे नहीं थे क्या, जो आपने आपकी ज़रूरत के सामान के पैसे पार्सल वाले को दे दिए? बहू को क्या, बहू तो ज़रूरत का कुछ नहीं माँगती, ऐसे ही इधर-उधर की चीज़ मँगाती रहती है। वैसे भी आजकल बहू का खर्चा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। शुरू-शुरू में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा कि नई नवेली दुल्हन है, नए घर में आई है, अब हर चीज़ उसे चाहिए ही होगी, इसलिए इतना खर्चा तो ठीक है। लेकिन अब शादी को 6 महीने से ज़्यादा वक़्त हो गया है। दिन-ब-दिन बहू का खर्चा अब बढ़ ही रहा है।
हाँ, तो ऐसे हाथों पर हाथ धरे बैठने से बहू का खर्चा कम थोड़ी ना होने वाला है। जाओ, जाकर सीधे बहू से बात कर लो, आखिर इतने पैसे लेकर वो करती क्या है? अरे नहीं नहीं, ऐसा करेंगे तो बात बढ़ जाएगी। हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा और कुछ हासिल भी नहीं होगा। मुझे लगता है बहू ये सब जानबूझकर कर रही है, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तब मैंने गलती से उन दोनों के बीच की बात सुन ली थी। बहू अजीत से कह रही थी कि तुम अपनी माँ को अपनी कमाई क्यों देते हो। अब मैं आ गई हूँ ना। अजीत ने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो गुस्सा हो गई थी। अब ऐसे में मैं सीधे जाकर उसे बोलूंगी या उसे पैसे देने से मना कर दूंगी तो बात बिगड़ भी सकती है। इससे अच्छा कि हमें ये बात समझदारी से सुलझानी चाहिए, ताकि बहू के मन में जो भी गलतफहमी है वो भी दूर हो जाए और हमारा घर भी ना टूटे। लेकिन कैसे? अभी तक आपने बहू का जानबूझकर रचाया हुआ खेल देखा, अब आप मेरी सोची समझी साजिश देखिए। फर्क सिर्फ इतना होगा, बहू ने जानबूझकर जो भी ज्यादा खर्चा किया वो मेरे हाथ से हिसाब का रजिस्टर निकलवाने के लिए किया, और मैं सोच समझकर जो भी कर रही हूँ वो हमारा घर जोड़कर रखने के लिए कर रही हूँ। मुझे पता है श्रीमती जी, आप जो भी करोगी वो इस घर के हित में ही होगा। अपनी सास उमा को परेशान करने के लिए साक्षी ने जानबूझकर ज्यादा खर्चा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि वो पैसे उड़ाए और उसकी सास उसके ऊपर रोक टोक लगाए। बहू, तू इतना खर्चा क्यों करती है? ये सवाल उमा साक्षी से पूछे। लगातार किए जाने वाले शॉपिंग को लेकर, या फिर घर में आने वाले पार्सल को लेकर, या फिर दोस्तों के साथ पार्टी के लिए उड़ाए हुए पैसों को लेकर उमा साक्षी के साथ झगड़ा करे, ताकि साक्षी को अच्छा खासा बहाना मिल जाए अपने पति के सामने उसकी माँ को गलत ठहराने का, या फिर पूरे घर का हिसाब किताब अपने हाथ में लेने का। लेकिन साक्षी ने जैसा सोचा था वैसे उमा ना कोई झगड़ा करती, ना ही कोई तमाशा करती है, बल्कि चुपचाप हिसाब का रजिस्टर एक दिन सुबह आकर साक्षी के हाथ में रख देती है। माँ, ये तो हिसाब का रजिस्टर है ना, आप साक्षी को क्यों दे रही हो? हाँ बेटा, मुझे पता है ये हिसाब का रजिस्टर है, तो मैं इस रजिस्टर को सही हाथों में दे रही हूँ। अब तक इस घर का जितना भी हिसाब किताब संभालना था मैंने संभाल लिया है। अब इस घर में बहू आ गई है, वैसे भी हिसाब करना मतलब बहुत दिमाग लगाने जैसा काम होता है। अब मेरी उम्र हो रही है तो ये सब मुझसे तो नहीं हो रहा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब घर के कामों के साथ जिम्मेदारियों के साथ साथ बहू घर का भी हिसाब किताब संभाले। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम भी नाजीद पोथी पुराण पढ़ने की उम्र में मुझसे ये हिसाब करवा रहे हो। अब तुम्हारी पत्नी है ना, वो संभाल लेगी हमारा घर भी और घर का हिसाब भी। ये लो, और बहू, वैसे तो इस महीने का राशन पानी सब हो गया है। अब ये बचे पैसे हैं जो सब्जी दूध इन सब के काम आ जाएंगे। और हाँ, आज से तुम दोनों महीने के पहली तारीख को इस घर में जितने भी पैसे लगे वो सीधे बहू के पास दे देना। फिर उन्हीं पैसों से बहू पूरे घर का खर्चा चला लेगी। थैंक यू सो मच माँ जी। इस घर में सिर्फ आप ही हैं जिन्होंने मेरे अंदर के हुनर को और होशियारी को पहचान लिया, नहीं तो इस घर में बाकी सब मुझे बिल्कुल नादान समझते हैं। उमा ने हिसाब के रजिस्टर के साथ उसके पास सैलरी से बचे हुए जो पैसे थे वो भी सभी साक्षी को दे दिए थे। इस बात से साक्षी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे खजाना मिल गया हो। उमा साक्षी को हिसाब का रजिस्टर देकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। अजीत भी अपने काम पर चला जाता है। लेकिन 6 महीनों से साक्षी हिसाब किताब अपने हाथ में लेने के लिए जो कुछ भी कर रही थी, उन्हीं सारी उटपटांग चीजों की वजह से साक्षी को आज पूरे घर का हिसाब किताब हासिल हो गया था। इसलिए साक्षी की खुशी उसके चेहरे पर उछल कूद कर रही थी। रात के खाने के बाद साक्षी और अजीत सोने के लिए अपने कमरे में जाते हैं कि तभी आप बड़ा कहते थे ना, माँ घर का हिसाब किताब बहुत अच्छे से संभालती है। अब आपकी माँ से ना इस घर का हिसाब किताब नहीं संभल रहा ना, इसलिए उन्होंने बहू को दे दिया, मतलब मुझे। यही मैं आपको पिछले 6 महीनों से समझाने की कोशिश कर रही थी। अगर आप घर का हिसाब माँ से मांग कर मेरे हाथों में रख देते तो भी माँ जी कुछ नहीं कहती, लेकिन आपको ही मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है ना? तुम्हें घर का हिसाब, घर में आने वाले पैसे, सब कुछ अपने हाथों में चाहिए थे ना। अब तुम्हें मिल गया है तो मुझे ताने क्यों दे रही हो? जो जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में आई है वो निभा कर दिखाओ। हाँ हाँ, अच्छे से निभा कर दिखाऊंगी। वैसे भी माँ के पास घर में इतने पैसे आते हैं, घर खर्च के लिए इतने पैसे थोड़ी ना लगते हैं। आधे से ज्यादा पैसे तो माँ अपने पास रखती होगी, शायद अपने बुढ़ापे की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन सही वक्त रहते ही मैंने उनका ये प्लान कैंसिल कर दिया। सो जाओ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। वाह साक्षी, तू तो ज्यादा होशियार निकली। हर महीने मेरे हाथों में कितने पैसे आएंगे, उन पैसों से थोड़े बहुत पैसे घर खर्च के लिए खर्च कर दूंगी और बाकी के पैसे अपने लिए उड़ाऊंगी। जब से इस घर में आई हूँ तब से इन्हीं पैसों की तो तमन्ना थी।
अब हर महीने मेरे हाथों में ढेर सारे पैसे आएंगे। मैं पैसे उड़ाऊंगी, मजे करूंगी, अपने पसंद की चीजें खरीदूंगी, अपना ये पूरा घर अपने पसंद से सजाऊंगी, ना किसी की रोक टोक, ना ही किसी से पूछने की झंझट। यही सब सपने देखते देखते साक्षी सो जाती है। साक्षी की सास ने जो थोड़े बहुत पैसे साक्षी को दिए थे, वो पैसे महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। घर में राशन, बिजली का बिल, दूध का बिल, ये सब तो पहली तारीख को ही दिया जाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी ज्यादा दूध लग जाता है, कभी कोई दवाई लानी होती है, कभी सब्जी लानी होती है। इन सब के लिए महीने के आखिरी दिनों में साक्षी के पास बिल्कुल पैसे नहीं बचते। इसलिए साक्षी ने जो पिछले कुछ महीनों से जो पैसे उसने अपनी सास से वसूल किए थे, वो पैसे घर खर्च में डाल देती है, ताकि उसके हाथ से हिसाब किताब न चले जाए। जैसे तैसे महीना बीत जाता है। अगले महीने की 1 तारीख को अजीत और साक्षी के ससुर सुदर्शन जी हर बार की तरह उनकी सैलरी के पेंशन के पैसे साक्षी को लाकर देते हैं। महीने की दूसरी तारीख को 6,000 किराना सामान, 3,000 बिजली का बिल। जी सुनिए ना, और क्या क्या होता है? सिर्फ घर संभालने का ही शौक है क्या? घर का पैसा कहाँ का खर्च होता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? इधर लाओ रजिस्टर, मैं बताता हूँ। इसमें कार का EMI भी ऐड करो। अजीत रजिस्टर अपने पास लेता है, फिर दोनों मिलकर उनके हाथ में जितने भी पैसे थे, उन पैसों से एक एक करके घर के हर एक खर्चे के पैसे साइड में रख देते हैं। जब सभी खर्चों के घर में आए हुए पैसों से पैसे कट करते जाते हैं, तब हाथ में कुछ ही पैसे बचते हैं, जिन पैसों से पूरे महीने घर चलाना बिल्कुल मुश्किल था। सिर्फ 1,500 रुपए? मुझे तो लगा था कि घर खर्च के बाद मेरे हाथ में काफी सारे पैसे बचेंगे। और उन बचे हुए पैसों से तुम शॉपिंग करोगी, पार्टी करोगी, यही ना? जब माँ के हाथ में हिसाब किताब था, तब भी घर में इतने ही पैसे आते थे, तब भी घर में इतने ही पैसे जाते थे। लेकिन माँ ये घर कैसे संभालती थी, कितना मोल भाव करती थी, ये सिर्फ उन्हीं को पता है। और फिर भी पिछले 6 महीनों से तुम उन्हें परेशान कर रही हो, जानबूझकर ज्यादा खर्चा कर रही हो। लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि तुमने जितने पैसे उनसे मांगे, उन्होंने तुम्हें दे दिए। कभी पापा ने उनके खुद के खर्चे के लिए दिए हुए पैसे तुम्हारे लिए खर्च कर दिए, कभी हम इमरजेंसी के लिए जो मेडिकल फंड रखते थे उससे खर्च कर दिया, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन तुम्हें कभी नाराज नहीं किया। अब समझ में आया, घर संभालना मतलब सिर्फ हाथ में रजिस्टर लेकर बैठना नहीं है। इसके लिए कभी कभी खुद के खर्चों को भी साइड रखना पड़ता है। मुझे पता है, मैं कमाता हूँ, इस घर में कितना खर्चा लगता है, इस घर में कितना पैसा आता है। बस माँ के हाथ में पैसे देना, ये उनका मान सम्मान है। ये सब इसलिए कि उन्हें अच्छा लगेगा। अब तुम ही बताओ, जितने पैसे तुम्हारे हाथ में हो, उतने ही पैसे हर महीने माँ के हाथ में भी बचते होंगे। वो चला लेती थी बचे हुए पैसों से घर, तुम चला पाओगी? अजीत का ये सवाल साक्षी की बोलती बंद कर देता है। आज की बातों से और हाथ में बचे हुए 1,500 रुपए से साक्षी को पता चल जाता है कि जैसा वो सोच रही थी कि माँ जी पैसे उड़ाती होगी, सेविंग करती होगी, वो सब उसकी गलतफहमी थी। सच तो ये था कि एक मिडिल क्लास फैमिली हर महीने जितने पैसे कमाती है, महीना खत्म होने तक उनके हाथों में कुछ नहीं बचता, और वो जाकर तुरंत हिसाब का रजिस्टर और बचे हुए पैसे उमा के हाथ में रख देती है। और आज तक जानबूझकर साक्षी जो भी खर्चा करती आई है, वो उन सब के लिए माफी मांग लेती है।